जहां एक तरफ कोर्ट में सुनवाई के दौरान फटकार लगी है, वहीं दूसरी ओर जो राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं वहां भी हलचल जरूर है रविंद्र, और सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि उजागर ना हो जाए सब कुछ। एसबीआई बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आया चुनाव तक, लेकिन लगता नहीं है कि कोर्ट मानेगा। देखिए, कांग्रेस ने जब ये फैसला आया था तो उसने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि पैसा इनके पास ज़्यादा आया है, जो डाटा आया है, और ये पैसे का खुलासा ना हो जाए इसलिए सुप्रीम कोर्ट में विरोध कर रही है सरकार। लेकिन जिस तरह से खुलासे हुए हैं, जिस तरह से डाटा आया है, उसमें कई पार्टियों को करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया का डोनेशन मिला है। किसी को बहुत ज़्यादा मिला है, जाहिर सी बात है जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं केंद्र में उसको ज़्यादा मिलता है, स्टेट में जिस पार्टी को सरकार होती है उसको स्टेट में ज़्यादा मिलता है। लेकिन परेशानी है गोपनीयता को लेकर। कई जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, चाहे कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड किसी पार्टी को दिया होगा, अब उसका खुलासा हो जाएगा तो हो सकता है कि उसके लिए परेशानी का सबब बन जाए दूसरी पार्टियां की सरकार अगर होती है तो। लेकिन फैसला आ चुका है, अब एसबीआई के पास कोई दलील नहीं है। अगर अवमानना से बचना है तो उसे कल तक जो भी उसके पास डाटा है जिस रूप में है उसे इलेक्शन कमीशन को देना होगा, और इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता है कि उसके पास दो इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी नहीं है, वो रिक्त पद है। तो रविंद्र, अगर कहा जाए कि 15 मार्च की तारीख बड़ी और महत्वपूर्ण तारीख होगी, क्योंकि उसी दिन जो है वो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक होगी। उसी दिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा है एसबीआई से मिला हुआ उसे अपलोड करना है, यानी कई तरह की चुनौतियां हैं। और साथ ही जो अगला चुनाव है उसके लिए भी समीक्षा और उसके लिए भी तैयारियां करनी है, यानी इलेक्शन कमीशन को कई मोर्चों पर एक साथ 15 मार्च को डिलीवर करना होगा। पढ़ना अभी ये भी खबरें आ रही है कि हो सकता है कि 14 तारीख को या 13 से 15 के बीच में ये बैठक हो जाए, जिस तरह से फैसले आए हैं। क्योंकि जो इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन या सबसे लार्जेस्ट जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उसके नेता यानी अधीर रंजन चौधरी को फैसला देना है। पीएम साहब उस कमेटी का हेड करेंगे और उनके द्वारा नॉमिनेटेड एक मंत्री, अभी तक कानून मंत्री के रूप में देखा जा रहा, हो सकता है कोई और हो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कानून मंत्री हो। तो ये जिस रूप में फैसला आया है, 15 मार्च तक डेडलाइन मिला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्शन कमीशन को, तो ऐसे में हो सकता है कि 15 की जगह पर 14 या 13 को भी ये बैठक हो सकती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात होगी कि 2 इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो चुनाव की भी बात करे, और ये टेक्निकल मसला है, सियासी मसला है, इसका भी फैसला करे। तो अगले 2-3 दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है एसबीआई के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी। बिल्कुल, अगले 2-3 दिन जो हैं बड़े और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन अरविंद का भी रुख कर लेते हैं। अरविंद, अगर आज की सुनवाई की बात की जाए, 30 जून तक की मियाद को लेकर हरीश साल्वे की तरफ से और क्या कुछ दलील दी गई थी? हालांकि जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है, लेकिन क्या इस 12 तारीख के बाद में क्या सीधे सीधे ये माना जाए कि एसबीआई पे अवमानना माना जाएगा अगर 12 तारीख तक ये डेटा नहीं दिया जाता है तो? देखिए, आज एसबीआई की तरफ से जो हरीश साल्वे ने दलील दी थी, उनका यह कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी और इस बॉन्ड को कैश में तब्दील होने की जानकारी, ये दोनों जानकारियां अलग अलग जगह पर हैं। और अगर यह पता करना है कि किस शख्स ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया, तो इसके लिए इन दोनों जानकारियों को आपस में मिलान करना होगा, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को डिकोड करना होगा। यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है और उसमें वक्त लग रहा है। उनका यह कहना था कि चूंकि दानकर्ता की गोपनीयता बरकरार रखी जा सके, इस वजह से जानकारी को एक सेंटर कोर सिस्टम में नहीं रखा गया है, डिजिटल फॉर्मेट में जानकारी नहीं है, अलग अलग जगह पर यह जानकारी, और उन दोनों जानकारियों का मिलान करने के लिए वक्त चाहिए। कोर्ट में जो अवमानना याचिका दायर की गई थी, उनका यह कहना था कि एसबीआई जानबूझकर इस मामले में अवहेलना कर रहा है। एसबीआई नहीं चाहता कि यह जानकारी आम चुनाव से पहले वोटरों तक पहुंच जाए, और यही वजह है कि डेडलाइन जो कि 6 मार्च तक की थी, उसे खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर 30 जून तक की मांग कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जानकारी हमने मांगी वो आपके पास पहले से ही उपलब्ध है, और ऐसे मामले में और ज्यादा एसबीआई का रवैया रहा है, उसी को लेकर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की है, कड़ा रुख भी अपनाया है। क्योंकि आपको जो कहा जा रहा है आप उसको पालन नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि डेट बढ़ा दी जाए, और डेट भी ऐसी जो चुनाव के बाद लगभग वो समय होगा। तो कहीं ना कहीं इस रवैये पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, एसबीआई के रवैये पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं की, और जैसा प्रणय पूछ रहे थे कि क्या अगर कल तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो क्या अवमानना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
अगर कल तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती तो ऐसी सूरत में याचिकाकर्ता जो इस मामले में है वो फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं और कोर्ट से ये आग्रह कर सकते हैं कि चूंकि इस आदेश पर भी अमल नहीं हो रहा तो ऐसी सूरत में अवमानना की कार्रवाई। अरविंद, ये भी स्पष्ट कीजिएगा कि हरीश साल्वे की तरफ से एक दलील जो है वो 3 हफ्ते की अंतरिम मियाद की भी दी गई थी। कहा गया था कि अगर 30 जून तक की राहत नहीं दे सकते हैं तो 3 हफ्ते तक की राहत दे दें ताकि एसबीआई सारा डेटा दे दे। इसको, इस आग्रह को या कहा जाए इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने किस दलील के साथ खारिज किया है? दरअसल हरीश साल्वे ये कह रहे थे कि अगर जानकारियों का मिलान करना है तो फिर और वक्त चाहिए, लेकिन अगर जानकारी टुकड़ों में चाहिए तो वो 3 हफ्ते में दे सकते हैं। अगर सिर्फ बॉन्ड कितने का है, बॉन्ड खरीदने वाला कौन है, बॉन्ड कब खरीदा गया, इसकी तारीख की जानकारी चाहिए तो वो 3 हफ्ते में उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी उपलब्ध कराई जा सकती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कुल कितना चंदा मिला। लेकिन जो इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए थे, उनका यह कहना था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला ये जानकारी तो खुद पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर डाली है, तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। तो ऐसे में कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को खारिज कर दिया कि मिलान के लिए ज्यादा वक्त चाहिए। अगर जानकारी हिस्सों में चाहिए, सिर्फ बॉन्ड खरीदने वाले की, बॉन्ड की कितनी कीमत का है, बॉन्ड कब खरीदा गया, ये जानकारी वो 3 हफ्ते में दे सकते हैं। इस आर्गुमेंट को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी पुराना जो आदेश है उसके मुताबिक ही अब जानकारी उपलब्ध करानी होगी। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि जब एसबीआई आज ये कह रहा है कि जानकारी में मिलान में वक्त लगेगा, तो व्यवहारिक तौर पर एसबीआई अब कितने आंकड़े कल तक कोर्ट के सामने कल इलेक्शन कमीशन के सामने रख पाएगा? ये अपने आप में एक व्यवहारिक दिक्कत तो है एसबीआई के सामने। लेकिन आज के आदेश का मतलब ये है कि अब तक जितनी जानकारी है, कम से कम उतनी जानकारी अब इलेक्शन कमीशन को तक उपलब्ध करानी होगी। यही जानना चाहेंगे आपसे कि कितने बॉन्ड की जानकारी जो है वो अब तक मुहैया कराई गई? एसबीआई ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च तक जानकारी उपलब्ध करानी थी। इलेक्शन कमीशन को एसबीआई को बताना था कि आखिर कितने बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला, किसके जरिए मिला। यानी एसबीआई का यह कहना था कि इस पूरी जानकारी के लिए जरूरत है कि जो उसके पास जानकारी है वो अलग हिस्सों में है। तो अभी एसबीआई ने कोई जानकारी इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध नहीं कराई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक 22,000 का बॉन्ड का आंकड़ा जो सामने आया था, एसबीआई की तरफ से रखा गया था कि कुल अप्रैल 2019 से लेकर अभी तक के 22,000 से ज्यादा के बॉन्ड्स हैं, और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ में सबमिट की गई है एसबीआई की तरफ से? बिल्कुल, 22,000 से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे गए हैं अप्रैल 2019 से लेकर के अब तक, जो इलेक्शन एसबीआई की तरफ से बताया गया। लेकिन एसबीआई की तरफ से कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज ने किन्होंने इनकैश कराया इन बॉन्ड को, उनसे जब इस जानकारी को अगर मिलान करना है तो वो एक जटिल प्रक्रिया है, उसमें वक्त मिलेगा, तो उसमें वक्त लगेगा। तो एसबीआई की तरफ से कहा गया कि अगर जानकारी सिर्फ इतनी चाहिए कि बॉन्ड कितनी कीमत का है, बॉन्ड खरीदने वाला कौन है, बॉन्ड कब जारी किया गया, तो वो जानकारी वो 3 हफ्ते में उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को खारिज कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो पुराना आदेश है उसके मुताबिक ही एसबीआई को जानकारी उपलब्ध करानी होगी। हाँ, जैसा मैंने कहा कि ये व्यवहारिक दिक्कत उनके सामने रहेगी जब वो जटिलता की बात कर रहे हैं, तो वो कितने आंकड़े कल तक इलेक्शन कमीशन तक को उपलब्ध करा। यही सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई कितने डेटा जो है, कितने आंकड़े अब तक उपलब्ध करवा पाता है इलेक्शन कमीशन के पास में, क्योंकि वक्त बहुत कम है। लेकिन अरविंद, मैं बात बने रही हमारे साथ में, रविंद्र का भी रुख कर लेते हैं। रविंद्र, ये इलेक्शन कमीशन का जो आदेश है, इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से निर्देश मिला है डेटा अपलोड करने के लिए, लेकिन ये ऐसे समय में आया है जब चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल भी लगे हुए हैं। जो सीक्रेसी की बात थी, जो गोपनीयता की बात थी, उसका कवर तो पहले ही हट चुका था 15 फरवरी के आदेश के बाद में, लेकिन अब जो नया आदेश है उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेपर्दा हो जाएंगी। देखिए, राजनीतिक दलों ने अगर चुनाव आयोग के पास जितनी डाटा दिए होंगे वो उसके पास है, और उसके बाद एसबीआई जो देगी डाटा उसको पब्लिश करना है, उसके पास 3-4 दिन का समय बचा हुआ। लेकिन इस बीच में अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया हो, जो पार्टियों ने कैश पहले नहीं किया हो, इन कैश करा लिया हो, तो वो डाटा अगर चुनाव आयोग सभी पार्टियों से मांगेगी तो उसमें समय लग सकता है। तो जैसा कि अरविंद भी बता रहा है, जैसा कि आपसे पहले बात हो रही थी कि मौजूदा जो भी उपलब्ध डाटा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उसके अनुसार ये साफ लग रहा है प्रणय कि जो भी आपके पास डाटा है अब आप छिपाए नहीं सकते हैं। आप वो जो भी डाटा है जिस रूप में है आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए, इलेक्शन कमीशन जो भी रूप में आपके पास आया उसे पब्लिश करिए। यानी पब्लिश करना इलेक्शन कमीशन चाहती है कि जल्द से जल्द हो, अब उसमें कोई समय नहीं दिया जाएगा।
साफ तौर पर इंतजार करना होगा, देखना भी होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां आखिर उनकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आती है, क्योंकि जब शुरुआत में ये फैसला आया था तो उसके बाद लगातार विपक्ष सरकार पर कहीं ना कहीं तंज कसता हुआ नजर आया। जी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।